स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स के लिए ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो देखते हैं हम लोग हमको ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर में, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वेरियस वेज बाय विच एमएनसीज सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। मतलब अलग अलग तरीके जिसके थ्रू एमएनसीज जो हैं अपना कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन को अलग अलग देशों में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर में सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज। जो एमएनसी होती है ना भाई, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली अपना इंडस्ट्री, अपना जो प्लांट है वो नहीं लगाती, वहाँ की जो लोकल कंपनीज होती हैं उनके साथ जुड़कर अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं जाके। ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्शन प्रोवाइड्स मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। और जब पुरानी जो उस देश की जो कंपनियां हैं, जो लोकल कंपनीज हैं, वो जब फॉरेन कंपनीज के साथ, जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं उनके साथ मिलकर जब काम करती है तो उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल जाती है इजीली, और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड हो जाती है। ओके, अगला पॉइंट है हमारे पास में टू बाय अ लोकल कंपनीज, टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपैंड प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या करती हैं, तो बाहर की कंपनीज जो होती हैं वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन वहाँ पर उनके थ्रू करती हैं। ठीक है, प्लेस ऑर्डर्स ऑफ फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब वो छोटे छोटे ऑर्डर्स देती है प्रोडक्शन के लिए, किसको, जो छोटे आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपने साथ जोड़कर। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारे पास बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज। एक और तरीका है जिसके थ्रू एमएनसी कंपनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं उनके साथ में पार्टनरशिप कर लेती हैं बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, जैसे कि सप्लाई करना है रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, बाय क्लोजली कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, या फिर लोकल कंपनीज को खरीद लेना, उनके साथ compete करना। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशंस। इस तरीके से जो एमएनसीज होती हैं वो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं प्रोडक्शन का उन लोकल कंपनीज के अकॉर्डिंग या लोकल कंट्रीज के अंदर भी। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। इसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन जो होती है बहुत तेजी से बढ़ती है और उन लोकेशंस को इंटरलिंक करने में आसानी होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर में, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब क्या है वो हम जानेंगे। फॉरेन ट्रेड के अंदर में आता है सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है, क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब होता है जब हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जो अपने देश से लेकर दूसरे देशों के साथ हम जो ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है पूरे के साथ, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है जो कि आपको दिया गया है, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब गुड्स को जो है अगर आपको सोल्ड आउट करना है तो उसको एक मार्केट से दूसरे मार्केट में भी ले जाना होगा। ठीक है, इसको लेकर जाने के लिए ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, और हमें उन गुड्स को चॉइस करना पड़ता है जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ को हमें प्रोड्यूस करना होता है, उस चीज़ में हम एक्सचेंज करते हैं या गुड्स को सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, प्राइजेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। अगर सिमिलर गुड्स हम मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो प्राइस होंगे वो ज़्यादातर कैसे मिलते हैं, हमें इक्वल ही देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज क्लोजली compete against each other even though they are separated by thousands of mile। मतलब अलग अलग देशों में दो प्रोड्यूसर्स हैं लेकिन दोनों क्या हैं, एक जैसा गुड्स बनाते हैं, भले ही वो कंट्रीज कितनी भी दूरी पर हों, बट वो सारे के क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को compete कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि उनका भी जो प्रोडक्ट है उस कंट्री का, जो दूसरी कंट्री है उसका भी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड आउट होगा, आपका भी होगा, तो आप उसके साथ डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, कंपटीशन में आ जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स। इसलिए कहते हैं हम लोग जो फॉरेन ट्रेड होता है जिसकी वजह से हम जो अदर कंट्रीज की मार्केट है और उनका क्या कहते हैं, दूसरे देश, एक देश दूसरे देश के बीच में जो सेल परचेज करता है उसके थ्रू जो मार्केट है
जो भी मार्केट्स हमारे पास है उसको इंटीग्रेट करने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है, चाहे वो अलग अलग कंट्रीज में ही क्यों ना चल रहा हो ट्रेड। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है ट्रेड बैरियर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं भाई? जब हम ट्रेड करते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज के साथ में, तो हमारे सामने कुछ बैरियर्स मतलब कि रुकावट आते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ट्रेड बैरियर्स के अंदर में वेरियस रिस्ट्रिक्शंस विच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। ये वो बैरियर्स होते हैं जिन जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री का ट्रेड को बढ़ा या घटा सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, ओके, फॉरेन ट्रेड के लिए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बैरियर्स का यूज़ करती है, ट्रेड बैरियर्स का, जिसके थ्रू वो फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाए। टू द डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इच। इसके अंदर वो क्या डिसाइड करती है? किस तरीके के गुड्स में उन्हें ट्रेड करना है और साथ ही वो कितनी क्वांटिटी में करना चाहते हैं, शुड कम इनटू द कंट्री। मतलब हमारे देश में किस गुड्स का ट्रेड होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, इसका डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, और वो इसके थ्रू ट्रेड बैरियर्स के थ्रू क्या करती है? उस पर रुकावटें क्रिएट कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स का एग्जांपल लेते हैं कि जो शराब है वो आप बेच नहीं सकते, इस तरीके से जो बैरियर्स हैं वो लगाए जाते हैं। इसी तरीके से आप अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका हो गया, इंडिया और चाइना हो गया, इंडिया और यूके हो गया, इनके बीच में बहुत सारे गुड्स का एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, बट कुछ गुड्स के लिए यहाँ पर भी बैरियर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जिसे सेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। इसके लिए क्या होता है? एक कंट्री जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने वहाँ पर एक स्पेशल इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन क्रिएट करती है, जिसके थ्रू फॉरेन कंपनी अपना डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सके इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर। विच हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, जहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ होती है जो कि बाहर भी पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहीं पर भी इंडस्ट्री लगानी है, तो अगर इंडस्ट्री लगेगी तो उसके लिए अदर फैसिलिटीज़ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने इंडस्ट्री लगाई है तो भाई प्लांट एंड मशीनरी जो भी चलाई जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। वाटर चाहिए, वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे, उनके लिए भी पानी की फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। और आसपास में लोग रहने भी लग जाते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके आसपास में लोग बसावट हो जाती है, मतलब कि वो बसने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं। तो वाटर भी होना चाहिए, रोड्स भी होना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जो तैयार माल होता है, क्रिएट होता है, जो प्रोडक्शन हो चुकी होती है, उसको अपनी प्रोडक्शन करके उसको दूसरे जगह पर भेजना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ तक कि रॉ मटेरियल भी जो आपको लाना होता है इंडस्ट्री तक, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट होता है। और फिनिश गुड्स जो तैयार होता है, ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसे स्टोरेज में रखा जाता है, रिक्रिएट किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर, ओके, क्या इफेक्ट पड़ा है? सबसे पहला इफेक्ट तो यही है भाई कि हमारे पास जो है कि ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारी कंट्री के अंदर जो है कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं आपस में क्या करते हैं? कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, और जिसका फ़ायदा जो होता है वो डायरेक्टली किसको मिलता है? जाके कंज्यूमर्स को मिलता है, लोकल कंपनीज हो चाहे वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइजेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट। जब कंपटीशन होगा एक दूसरे से, तो जो भी कंपनीज कंपटीशन में होंगी वो एक दूसरे से बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगी और लोअर प्राइस पे बनाने की, चीपेस्ट प्राइस, सस्ते में बोलेंगे ना हमारा गुड्स बहुत बढ़िया है और अच्छी क्वालिटी का है, तो दूसरी कंपनी भी वैसे ही गुड्स बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसका बेनिफिट जो होता है सीधे सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो किसे मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते में मिलना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। ओके, अगला पॉइंट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट
हैज़ इंक्रीज्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले के मुकाबले क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका नाम आपने सुना था FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी, जहाँ पर उनको सस्ते में काम करने वाले लोग, चीप लेबर मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो वहाँ पर अपना इंडस्ट्री को ओपन करती है, बढ़ाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्वेस्ट करती है, मीन्स FDI करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, इससे क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं इंडियन की, उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो भी नई टेक्नोलॉजी में क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की डिमांड तो लगातार बढ़ती चली जाती है ना। तो इसलिए क्या होता है, इंडियन जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि कंपटीशन की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट की जो नीड है, या फिर बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट की जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन करते हैं दूसरी कंपनीज भी, और स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्शन का उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू एमर्ज एज मल्टीनेशनल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो बहुत बड़ी कंपनीज थी इंडिया की, जो इंडियन कंपनीज थी, उनको भी मर्ज कर दिया गया, किसमें, मल्टीनेशनल कंपनीज में। फिर वो भी मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से क्या हुआ, वो इंडियन कंपनी अदर कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए, इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन को दूसरे देशों में पहुंचा पा रही है। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि नई कंपनीज आएंगी, नई इन्वेस्टमेंट आएंगी, नई सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होती है। ओके, तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों इसको अच्छे से लर्न करना है, देखना है, कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, ओके।